Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. I'm Sunila Jha and this is second lecture of the nationalism in India. Let's start. Towards civil disobedience. जैसा कि हमें याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उसकी वजह क्या थी कि जो इनके फॉलोअर्स थे जिनको इन्होंने बोला था कि आपको नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, उन्होंने वायलेंस को फॉलो किया और जिसके कारण इन्होंने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था. अब यहाँ पर कुछ जो है कांग्रेस के अंदर इंटरनल डिबेट्स वगैरह चलने लगी. कैसे? जो लीडर्स थे उनके आपस में ओपिनियंस जो थे वो मैच नहीं करते थे. तो यहाँ क्या हुआ, कांग्रेस अंदर ही अंदर जो था वो यूनाइट होने की बजाय क्या होने लगा, जो डाइवर्ट होने लगे, एक दूसरे से वो अपनी ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग गुटों में बट गए, जिनको दो ग्रुप बोला जाता है, रेडिकल्स एंड मॉडरेट. तो यहाँ पर ये पॉइंट आता है, सम लीडर्स अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स. दे आर्ग्यूड दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. मतलब ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश लोग जो पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं वो, या जो काउंसिल है यहाँ पर, ये पूरी तरीके से डेमोक्रेट नहीं है. मतलब ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेट हैं और ये जो काउंसिल्स हैं ये डेमोक्रेट नहीं है, ये जो सभा है ये डेमोक्रेट नहीं है. तो इस वजह से क्या हुआ, इनके बीच में आपसी जो है मनमुटाव सा हो गया और एक दूसरे के खिलाफ जाने लगे. तो कुछ इसमें से लीडर भी थे जिन्होंने अपने आप को अलग खड़ा करने की कोशिश भी की कांग्रेस के अंदर ही अंदर. जैसे CR दास एंड मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है क्या किया, एक स्वराज पार्टी का गठन किया 1923 में. स्वराज पार्टी का गठन किया और CR दास, मोतीलाल नेहरू ये जो थे थोड़े शांत स्वभाव के थे लोग, और इन लोगों ने, आप ये कह सकते हो ये लोग मॉडरेट, ठीक है, और इन्होंने स्वराज पार्टी 1923 में जो है बनाई और जिसके थ्रू ये शांति स्थापित करना चाहते थे और उसी के थ्रू जो है स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश कर रहे थे. ड्यू टू इंटरनल डिबेट एंड डिसनेशन फैक्टर्स अगेंस्ट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s. अब यहां पर जो इंटरनल डिबेट चल रहे थे लीडर्स के बीच में, उसकी वजह से फिर से यहां पर जो पॉलिटिक्स है उसको एक नई शेप मिल गई. अब वो कैसे, क्या नई शेप मिल गई? यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हैं इकोनॉमिक बेस्ड होती हैं, बहुत सारी, क्या ऑलमोस्ट आप ही कह लो कि सारी चीजें ही इकोनॉमिक बेस्ड होती हैं. इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. यहाँ जो इंटरनल डिबेट चल रहे थे, इसी बीच जो ये कंट्री साइड में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर था, उसका जो प्राइस था वो काफी फॉल डाउन हो गया, उसका प्राइस काफी कम हो गया और जिसके कारण जो पीजेंट थे वो अपनी जो उनकी क्रॉप थी उसको सेल ही नहीं कर पा रहे थे, और सेल कर भी रहे थे उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा था कि वो अपना रेवेन्यू पे कर पाए, जिसके कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था. ये कब की बात है? ये 1926 से 1930 के बीच में, जबकि वर्ल्ड वाइड, मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंडिया की बात ही हो रही है, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि पूरी दुनिया की बात की जा रही है यहाँ पर, कि वहां पर जो लोगों को था आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था. तो ये टाइम पीरियड क्या है आपका, आपको याद रखना, ये टाइम पीरियड 1926 से 1930, मतलब प्रॉपर ईयर जो आपको कहा जाएगा तो वो 1930 कहा जाएगा, ठीक है. 1930 जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन का ईयर माना गया था. जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर कंट्री साइड वगैरह में जो है टर्मोइल होने लगे थे, क्योंकि आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर था वहाँ पर वो उतने अच्छे से, मतलब जो उनकी क्रॉप्स थी वो सेल आउट उतने अच्छे से नहीं हो रही थी और वो पे नहीं कर पा रहे थे, जो रेवेन्यू वगैरह जो पीसेंट वगैरह पर लागू थी वो. इसके कारण क्या हुआ, कंट्री साइड में टर्मोइल होने लग गया, और टर्मोइल होगा तो नेचुरली है जो भी हमारा कंट्री है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल जो भी पार्ट है वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. अब यहाँ जो है ब्रिटेन जो है यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर रहा था. तो ब्रिटेन में जो नई गवर्नमेंट आई थी, टोरी गवर्नमेंट, यहाँ पर वर्ड दिया गया है न्यू टोरी गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन में थी, उसने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूट, मतलब एक संगठन दल बनाया, और जिसको कौन वो कर रहा था, प्रेसिडेंटशिप किसकी थी, अंडर सर जॉन साइमन, इनको बनाया, और ये मंडल जो है कैबिनेट मंडल यहाँ पर आया, ठीक है. ये क्या था, साइमन कमीशन अंडर सर जॉन साइमन, ठीक है. ये यहाँ आए किस लिए, कि जो ये जो टर्मोइल हो रहा है या जो भी यहाँ पर पॉलिसीज जो खराब हो गई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. तो यहाँ क्या कह रहा है, ये कमीशन क्यों आ रहा था, इसका रीजन क्या था, टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए और उसमें सजेस्ट चेंजेस, मतलब ये भी कि सलाह भी देंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करना है उसके लिए. लेकिन यहां पर एक बहुत ही असमंजस वाली बात थी, देखिए, बट इन द कमीशन, क्या कह रहा है, बट इन द कमीशन नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. यहां इस कमीशन के अंदर सारे ब्रिटिशर्स हैं, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है, और वो काम क्या करने आ रहे हैं, टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और उसको चेंजेस भी सजेस्ट करेंगे. लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, जब उसमें कोई इंडियन मेंबर है ही नहीं,
तो उनको क्या पता कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या होने चाहिए। तो नेचुरली है, जब इंडियन लोगों ने ये सुना, इंडियन पीपल ने ये सुना कि ऐसे ऐसे कोई दल आ रहा है और पूरा यहां आकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने वाला है, लेकिन उसमें कोई आपका इंडियन मेंबर नहीं है, तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब यहां क्या हुआ, कह रहा है कि बट इन द कमीशन नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो अब क्या हुआ, इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928 में ये लोग पहुंचे यहां। जैसे ही ये लोग यहां पहुंचे तो इनका विरोध होने लग गया और क्या कहा गया, इट वॉज ग्रीटेड विद, ये जैसे ही आए तो इनको स्लोगन मिला, इनका जो अभिवादन हुआ, वेलकम स्वागत जो हुआ वो हुआ किस नारे से, ये स्लोगन था इनका, गो बैक साइमन, मतलब वापस लौट जाओ, आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करोगे। तो इन्होंने क्या स्लोगन लगाया, गो बैक साइमन। ईयर क्या है 1928, गो बैक साइमन। और क्यों ये नारा क्यों लगाया गया, ये स्लोगन क्यों किया गया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कोई सिंगल मेंबर नहीं था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर चेंजेस करने के लिए आ रहे थे और सजेस्ट भी करने आ रहे थे। ठीक है, ये खुद नहीं करते, भले ही सजेस्ट करते, और ये इनको पावर, तो पावर का फायदा क्या है, जब आपको प्रॉब्लम नहीं पता तो आप क्या करेंगे फिर। तो यहां पर अब जब जनता भड़क गई तो अब क्या होगा, यहां पर जो वॉइस रहे थे लॉर्ड इरविन, अब इन्होंने क्या किया, लोगों को जीतने के लिए कि भाई ये मेरी बात सुने, उसके लिए इन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि लोग कम से कम शांत हो जाएंगे, जो लोग भड़क गए थे साइमन के आने से। इन्होंने क्या किया, कह रहे कि इन एफर्ट टू विन देम ओवर, अब इन लोगों को जो भड़के हुए लोग थे उनके ऊपर मतलब थोड़ा अपना ये कि हाँ मैं इनको ढाढ़स बना दूं, तो कुछ एक झूठा मूठा ऑफर दे दिया, प्रलोभन। देखिए क्या प्रलोभन दिया इन्होंने, वायसराय इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929, 1928 में ये आया और ये 1929 की बात कर रहा है, इन्होंने एक ऑफर दिया, वैग्यू ऑफर, वैग्यू मतलब अनिश्चित काल के लिए, पता नहीं कब होगा, कि आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये जो आपका राज है उस पर आपका अपना कंट्रोल होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। इन्होंने क्योंकि ये इसीलिए इसको बोला गया अब वैग्यू ऑफर, वैग्यू ऑफर जिसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, ये तो बताओ कब, बस इसने अनाउंस कर दिया कि आपको हम जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे, कि लोग चुप हो जाएं, बस जैसे बच्चा रो रहा होता है ना तो उसको कहते हैं बेटा आपको चॉकलेट देंगे या टॉफी देंगे, कब देंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया। तो ऐसे ही ये वॉइसराय जो थे ये भी बहुत चालाक थे, इन्होंने क्या करा, लोगों को शांत करने के लिए यहां पर डोमिनियन स्टेटस का वादा कर लिया, पर ये कब दिया जाएगा कुछ पता नहीं। हम मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स की बात कर रहे थे, तो मॉडरेट्स तो मैं बता चुकी आपको कि CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे उसको लीडरशिप दे रहे थे। यहाँ रेडिकल्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये जो थे ये रेडिकल्स के जो आप कह सकते हो इन लीडर थे। अब इन्होंने जो है अपने तरीके से स्वराज की मांग की। इन दिसंबर 1929 अंडर प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में मतलब उनकी अध्यक्षता में 1929 लाहौर कांग्रेस सेशन था, जिसमें कि इन्होंने स्वराज की मांग यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है कर ली। यहाँ पर पूर्ण स्वराज डिमांडेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1929। ठीक है, आपको ईयर याद रखना है, 1929 दिसंबर था जब पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। और ये कौन सा सेशन था, लाहौर का कांग्रेस सेशन था, लाहौर कांग्रेस सेशन था ये, जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई है। किसके द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इन्होंने जो है इसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। अब इससे एक छोटा सा किस्सा भी है यहाँ पर, 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। मतलब इन्होंने यहाँ पर एक जो लोगों की टीम थी रावी नदी के किनारे, ये जो लोग थे इन्होंने प्रतिज्ञा की, प्लेज लिया कि 26 जनवरी को हम हर साल या आप ये कह लो आने वाले समय में हम जो है क्या मनाएंगे, एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यहाँ पर ये इन्होंने शपथ ली इन लोगों ने, और उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है और हम लोग आजाद हुए 1947 में। तो अब यहाँ पर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको ये डेट याद हो, मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को ये डेट याद होनी चाहिए, 1926 जो है ये डेट हमारा रिपब्लिक डे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्लेज लिया था कि इंडिपेंडेंस होने का हम मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पर स्वतंत्रता दिवस हमें 15 अगस्त को मिल गई थी। तो यहाँ पर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब कि इंप्लीमेंट किया था और जो जिस दिन हम रिपब्लिक हुए थे वो हमने 26 जनवरी ही रखी वो डेट, और हमने हमारा जबकि कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन हमने 2 मंथ वेट करके इस डेट को स्वर्ण अक्षरों में रखने के लिए 26 जनवरी जो 1930 में लोगों ने प्रतिज्ञा ली थी कि हम इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, इसलिए हमने 26 जनवरी से अपना रिपब्लिक डे हम हर साल मनाते हैं। तो इस ईयर को, तो उस समय 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने ये प्लेज लिया, तो उसको हमने बाद में जाके ये रूप दे दिया। तो इस दिन मतलब ये जो चीजें हैं मैंने आपको रेडिकल्स की बात बताई और जवाहरलाल नेहरू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताया। द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। अब यहाँ जो है सॉल्ट मार्च की स्टार्टिंग कैसे हुई, या आप ये कह सकते हो सिविल डिसोबीडियंस जो है वो क्या है।
ऑन जनवरी 31, आप 31 1930 की मैं बात बता रही हूँ आपको, महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। ही रॉट अ लेटर टू वायसराय इरविन। अब उस लेटर में इन्होंने 11 डिमांड रखे। जो लेटर था उसमें 11 डिमांड था, यहाँ पे देखिए 11 डिमांड्स, ठीक है। वो जो डिमांड्स थे कुछ उसमें जनरल थे, कुछ स्पेसिफिक भी थे, मतलब पीजेंट्स की डिमांड, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे उनकी डिमांड, वो सब सारी डिमांड थे, और कुछ स्पेसिफिक डिमांड भी थे। बट उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक डिमांड थी जो उन्होंने इरविन जी से बोला था कि मोस्ट स्टेयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश सॉल्ट टैक्स। जो नमक कर है, या आप सॉल्ट टैक्स ही कह लो, नमक कर अगर आपको समझ में नहीं आता, तो उसको हटाने के लिए बोला गया था। क्यों? क्योंकि इनको महात्मा गांधी ये कहते थे, चाहे सॉल्ट एक ऐसी चीज थी जो चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर एक कॉमन पीपल जो सामान्य से सामान्य नागरिक है वो भी सॉल्ट का यूज करता है। ऐसी चीज तो है नहीं, कोई लग्जूरियस चीज तो है नहीं कि जो उसको नहीं यूज भी करेगा तो भी काम चलेगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट पे जो ब्रिटिशर ने अपना टैक्स लगा रखा था, अपना मोनोपोली कर रखा था, एक अधिकार कर रखा था वहां पर, उसको हटाने के लिए वो बात कर रहे थे कि आपने सॉल्ट पर जो ये टैक्स लगाया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी यहाँ पर कि इसको हटाइए। और इन्होंने कहा अगर आपने 11 मार्च तक ये सॉल्यूशन नहीं किया, मतलब मेरा लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं नेक्स्ट डे से 12 मार्च से अपना ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट यहां पर हुआ क्या, जो गांधी और इरविन, जो गांधी जी ने लेटर लिखा इरविन जी को, इरविन जी बिल्कुल भी नेगोशिएट करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। अब नेचुरली है, जब नहीं है तो उसका असर क्या होगा, जो उन्होंने बोला है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैं लॉन्च करूंगा, तो गांधी जी तो इरादे के पक्के थे, उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। यहाँ क्या कह रहा है, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टेटेड दैट कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि मैं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देना है। जब महात्मा गांधी ने उनको लेटर लिखा लेकिन उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया, उसके बाद 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। अब ये सॉल्ट मार्च जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया, सॉल्ट मार्च विथ 78 जो भी उनके सच्चे फॉलोअर्स थे, वॉलंटियर्स थे, उनके साथ इन्होंने जो है अपना दांडी मार्च स्टार्ट कर दिया। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। जो डिस्टेंस जो कवर किया था वो 240 माइल्स का था, और ये कहाँ से कहाँ तक का था, साबरमती टू दांडी। ये गुजरात का पार्ट है, आपको याद भी होगा, ये कोस्टल रीजन है वहाँ का, दांडी। तो यहाँ जो है समुद्र तक पहुँचने का उनको कितना टाइम लगा था, आफ्टर 24 डेज, 24 दिनों के बाद जो है वो वहाँ पहुँच गए थे, यानी कि 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को वो जो है कोस्ट पे पहुँच गए थे, समुद्र तट पर पहुँच गए थे। और वहाँ जाकर उन्होंने जो नमक कानून था कि सिर्फ सरकार ही उसको बना सकती है, वो कानून वहाँ पर जाकर तोड़ दिया। अब क्या था, जब गांधी जी ने ये किया तो लोगों में भी जोश आ गया, लोगों ने भी जगह जगह जहाँ पर गवर्नमेंट की फैक्ट्री सी, जो वो लगे हुए थे, नमक का कारखाना था, उसके सामने ही लोगों ने ये सब चीज़ें शुरू कर दी, आमतौर पर खुलेआम जो है नमक बनाना शुरू कर दिया। लोग जो थे, अब जैसे ये मूवमेंट छिड़ा, लोगों ने क्या किया, बाइकआउट करना शुरू कर दिया फॉरेन क्लॉथ का, ठीक है, लीकवर पिकेटिंग, यानी कि जो शराब की दुकानें थी उसके आगे धरना देना चालू कर दिया। और विलेजर्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपने जो भी उनके ऑफिशियल, जो उनको डेजिग्नेशन मिला होता, जो भी पद मिला था, उन लोगों ने वो भी छोड़ दिया, त्याग करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या था, सिर्फ त्याग ही नहीं करना, कानूनों को तोड़ना भी है, यहाँ कानूनों को तोड़ना भी है। तो यहाँ विलेज ऑफिशियल जितने भी थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, और जो फॉरेस्ट लॉ था जो ब्रिटिशर्स ने लगाया हुआ था कि जंगलों में आप हमसे बिना पूछे नहीं जा सकते, अपने जानवरों को वहां नहीं चरा सकते, वहां से लकड़ियां नहीं चुन सकते, या कोई भी चीज है जो जंगल की है वो आप हमसे बिना पूछे आप उसमें एंटर करोगे ही नहीं। चीजें उठाने की तो दूसरी बात है, आप एंटर ही नहीं कर सकते, उसे फॉरेस्ट लॉ कहा जाता था। वो फॉरेस्ट लॉ भी इन्होंने तोड़ दिया और अपने जानवरों को लेकर चराने के लिए घुस जाते थे, क्योंकि उनको तब ये लगा ये तो मूवमेंट लॉन्च हो गया, जब महात्मा गांधी जी साथ है तो फिर क्या डरने की बात है। यहाँ पर ये वही चीज हुआ, लोगों ने ये सब चीजें यहाँ पर शुरू कर दी। अब जब ये सब शुरू हो गया तो गवर्नमेंट डरने लगी कि ये क्या हो रहा है। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, अब जब उसने देखा भाई इतना नुकसान हो रहा है, कांग्रेस के लीडर्स, क्योंकि उसको भी तो अपना डर जमाना है, नहीं तो फिर ऐसे तो इसको क्या कर देंगे, आप रूटेड कर देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कांग्रेस लीडर को, जो लीडर्स वगैरह थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही अरेस्ट करना शुरू कर देंगे, जो आम पब्लिक है वो डर जाएगी, क्योंकि उनके लीडर्स को पकड़ लिया जाएगा। इसलिए इन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ये स्टेप शुरू कर दिया, द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब्दुल गफार खान, जो कि महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे डिवाउट फॉलोअर्स थे, यानी कि बहुत ही अनुशासित आप कह सकते हो, और बहुत महात्मा गांधी के अनुशासित फॉलोअर थे। इनको अरेस्ट कर लिया गया, कहां पर, पेशावर में, 1930। लोग जो थे, जब भी कोई ऐसा लीडर जो अरेस्ट होता है जो कि लोगों का बहुत प्रिय हो, और यहाँ पर अब्दुल गफार खान जी को, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी।
तो अब्दुल गफ्फार खान, ये टाइटल आप याद रखना, फ्रंटियर गांधी पूछ लिया जाता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्हें फ्रंटियर गांधी का टाइटल मिला हुआ है, या हिंदी में सीमांत गांधी, ओके। तो ये कह रहे 1930 को इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। इसके कारण जो है इन्हें, जो पेशावर था वहां पर लोगों ने जो है काफी ज्यादा शोर शराबा मचा दिया। उसके एक महीने बाद गांधी जी ने खुद को ही अरेस्ट करा लिया कि इतना जो है ये दंगा फसाद जो हो रहा है, तो मैं खुद ही को अरेस्ट करा लेता हूं। यहां पर इन्होंने जैसे ही अरेस्ट करा लिया तो शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने गलियों में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। जो पुलिस स्टेशन था, जो भी गवर्नमेंट के जो भी मतलब कि आप बिल्डिंग्स कह सकते हो, इमारतें थी, रेलवे स्टेशन थे, पोस्ट ऑफिस था, कोर्ट लॉज था, उन सबको जो है तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, मतलब अपना गुस्सा, एंगरनेस जो है दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर गांधी जी ने खुद को अरेस्ट करवा लिया था। अब जब ये चीज होने लगी तो यहां क्या हुआ? ड्यू टू इट गवर्नमेंट रिएक्ट विद अ ब्रूटल रिप्रेशन, 1000 पीपल वर अरेस्टेड। जब यहां पर ऐसा हुआ तो देखा इन्होंने कि 1 लाख लोगों को, जो गवर्नमेंट जो है एक आप ये कह लो ब्रूटल, मतलब कि पशु, मतलब ऐसी स्थिति कर दी लोगों की, दयनीय स्थिति, मार मार कर बच्चों को, औरतों को, सबको मारने लगे। और जो एक शांतिपूर्वक जो क्रांति कर रहे थे उनको भी पीटने लगे। यहां पर 1 लाख लोगों को इन्होंने कैद में डाला, मतलब अरेस्ट कर दिया 1 लाख लोगों को। जब उन्होंने ऐसा देखा इस सिचुएशन को, तो महात्मा गांधी ने क्या किया? इन दिस सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन कॉल्ड ऑफ, फिर से एक बार उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लिया था। यहां पर भी इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि देखा ये बहुत ज्यादा यहां पर खून खराबा होने लग गया, और जिसके की खिलाफ थे महात्मा गांधी। तो यहां पर जो है फिर से इरविन जी आ गए। यहां पर पहले भी इरविन जी ने एक बार धोखा दिया था, अब यहां पर भी गांधी इरविन पैक्ट है, यहां पर फिर से वही चीज हुई। यहां पर दोनों का समझौता हुआ। ये ईयर क्या था? इसे गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, गांधी इरविन का समझौता। ये था 5 मार्च, ये देखिए 5 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट। आपको याद रखना है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931। इसमें क्या था? इरविन जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड जो टेबल था जो लंदन में हुआ था, वो इन्होंने अटेंड नहीं की थी, क्योंकि जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन सबने बाइकआउट कर दिया था फर्स्ट जो राउंड टेबल हुआ था। अब सेकेंड राउंड टेबल में इसने गांधी इरविन में यह तय हुआ कि महात्मा गांधी जो है वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को, और आपको चलना है वहां पर। महात्मा गांधी तैयार हो गए, ठीक है मैं चला जाऊंगा। इरविन ने ये कहा कि अगर आप वहां जाते हैं तो वहां पर जाकर समझौता किया जाएगा, और जो इसके बारे में जो आपका संविधान है उसके बारे में, और जो चेंजेस हैं उन सब के बारे में बात की जाएगी, और उसके बदले जो है आपके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन फिर से वही बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ, और गांधी जी निराश होकर वापस आ गए। तो आपको याद रखना है सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल का सेम वही ईयर है आपका 1930, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1931 में जो है आपका सेकेंड राउंड टेबल हुआ था, और यहां तक जो है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। और ये सारे इसके मतलब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से स्टेप आए, वो चीज मैंने आपको बताई, और ये था आपका सिविल